भूत प्रेतों की कहानियाँ अक्सर लोगों को झूठी और बेबुनियाद लगती हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इन्हें किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, जबकि कुछ लोग बस इन्हें देखने का दावा करते हैं। पर सच क्या है, ये तो कोई साबित नहीं कर पाया। सच तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज्ञान और विज्ञान की सीमाओं से भी परे होती है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, वो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, हॉरर ट्रुथ आपको ऐसी सत्य घटना बताने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ फाइलों में लिखा है, यह मामला अब तक अनसुलझा है। पुलिस ने कोई ठोस नतीजा नहीं दिया। यह घटना इतनी डरावनी थी कि इस पर एक फिल्म भी बनी, जिसे लोग पूरी तरह से देखने में भी डरते हैं। इसे सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। पहले इस मामले को किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वेलस्कस फाइल्स के नाम से जाना जाता है। इसे सच इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कई गवाह शामिल हैं। गवाहों में सिर्फ परिवार और पड़ोसी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी, जांच टीम और खोजी विशेषज्ञ भी थे। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें वही दिखा जो परिवार वालों ने देखा। उससे यह मामला और बड़ा हो गया। यह केस खास इसलिए है क्योंकि यह पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज पहले मामलों में से एक है। कहानी मैड्रिड, स्पेन के दक्षिणी इलाके से शुरू होती है, जहां लुइस नारायण स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट था। यह अपार्टमेंट आज भी वही है। इसके पोर्टल नंबर 8 में एक परिवार रहता था, कंसेप्शन और मैक्सिम यूट्रेस। उनके 3 बच्चे थे। वे अपने तीनों बच्चों के साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी स्टेपिना थी। वह अपने भाई बहन के साथ ही रहती थी। स्टेपिना का जन्म 1973 में हुआ था और 1990 तक सब कुछ सामान्य था। परिवार खुश था और स्टेपिना समझदार और पढ़ाई में होशियार थी। वह अपने भाइयों बहनों को बहुत प्यार करती थी। लेकिन 1990 में जब स्टेपिना 18 साल की हुई और कॉलेज जाने लगी, तो अजीब घटनाएं होने लगी। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह रात में जागने लगी, अजीब आवाज़ें निकालने लगी और दीवारों को नाखून से खरोचने लगी। एक रात उसने अपने छोटे भाई मैक्सी पर हमला भी कर दिया था। जब परिवार ने उससे यह पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। उसने बताया कि वह रात में अपने कमरे में काले बिना चेहरे वाले साए देखती थी। माता पिता घबरा गए क्योंकि स्टेपिना कमज़ोर और बीमार दिखने लगी थी। एक दिन वह कॉलेज गई तो उसके माता पिता ने उसके कमरे की जांच की। उन्हें वहाँ कई गुप्त विद्या से जुड़ी किताबें मिली, जैसे अनुष्ठान और आत्माओं को बुलाने की विधियाँ। उन्होंने ये किताब हटा दी, यह सोचकर कि इससे कुछ सुधार होगा, लेकिन घटनाएं और भी बढ़ गई। मदद के लिए वे चर्च गए और एक पादरी को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन सभी रिपोर्ट में वह पूरी तरह से स्वस्थ निकली। फिर भी उसकी हालात बिगड़ती जा रही थी। वह हर दिन और कमज़ोर हो रही थी। आखिरकार जुलाई 1990 में माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर उसकी रहस्यमयी बीमारी से हैरान थे। फिर अचानक 14 जुलाई को स्टेपिना की मौत हो जाती है। डॉक्टर स्तब्ध थे क्योंकि किसी भी जांच में कोई बीमारी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम में भी कोई ठोस वजह नहीं पता चली। रिपोर्ट में बस यह लिखा था कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। स्टेपिना की अचानक और रहस्यमयी मौत से पूरा परिवार टूट गया। उन्होंने उसे ईसाई रीति रिवाज से दफन किया। बेटी की याद में उन्होंने उसका कमरा वैसे ही रखा, बस गुप्त विद्या वाली किताबें हटा दी। उसकी माँ ने कमरा साफ किया और उसे बंद कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। स्टेपिना के कमरे से आवाज़ें आने लगी, दीवारों पर फिर से खरोच के निशान दिखने लगे। उस कमरे में अजीब ठंडक महसूस होने लगी, जबकि घर के बाकी हिस्से सामान्य थे। डर के कारण परिवार ने अपने कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई थी। महज यह तो एक शुरुआत थी। अगली सुबह दरवाज़ा खुद ही खुला मिला। डर के कारण उन्होंने पड़ोसियों से बात की, लेकिन पड़ोसी भी चौंक गए। वे भी रात में इतनी अजीब आवाज़ें सुनते थे, खासकर वे जो स्टेपिना के कमरे के सबसे पास रहते थे। इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। एक रात जब पड़ोसी भी उनके घर में ठहरे थे, तो उन्होंने भी अजीब घटनाएं देखी अपनी आंखों से, एवं उन्हें महसूस भी करी। कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, चीज़ें अपने आप गिरने लगी और पूरा का पूरा कमरा हिलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पे मौजूद थी और चीज़ें इधर उधर फेंक रही है।
तस्वीरें गिर गई और सामान अपनी जगह से हट गया। कुछ समय बाद स्कूल में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। स्कूल की 3 शिक्षिकाएं, जिनमें से एक नन भी थी, स्टेपिना के माता पिता से मिलने आईं। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे माता पिता चौंक गए और उन्हें समझ आया कि उनके घर में यह सब क्यों हो रहा था। स्टेपिना की स्कूल में एक बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी इस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड कुछ समय पहले बाइक दुर्घटना में मारा गया था। उसकी मौत के बाद वह दुखी रहने लगी थी। एक दिन एक शिक्षक ने स्टेपिना और उसकी दोस्तों को स्कूल के पीछे बैठे देखा। उनके साथ 2 और लड़कियां थी। वे एक चौकोर आकृति बना के बैठे थे। बीच में लकड़ी का बॉक्स रखा था जिस पर एक ग्लास रुका था, जिसे हम ओजा बोर्ड भी कहते हैं। शिक्षक ने देखा कि वे उस बॉक्स की ओर इशारे कर रहे थे, जैसे कि किसी से बात कर रहे हो। असल में वे आत्माओं को बुलाने का खेल खेल रहे थे। जब शिक्षक ने गुस्से में बोर्ड उठाकर फेंका तो कुछ अजीब हुआ। शिक्षक ने दावा किया कि जैसे उन्होंने बोर्ड फेंका, सफेद धुआं या साया ग्लास से निकला और स्टेपिना की नाक और मुंह से होते हुए उसके अंदर चला गया। जब शिक्षकों ने स्टेपिना और उसकी दोस्तों से पूछा कि वह क्या कर रही थी, तो उसके दोस्तों ने बताया कि स्टेपिना को विश्वास था कि वह आत्माओं को बुला सकती है और उनसे बात कर सकती है। वह इस समय पर किताबें भी पढ़ती थी और उन्हीं से सीख कर यह सब करती थी। इसके करीब 7-8 महीने बाद जुलाई 1990 में स्टेपिना की मौत हो गई। उसके माता पिता को एहसास हुआ कि उनके घर में अजीब घटनाएं तभी से शुरू हुई थी। इस समय से स्टेपिना का व्यवहार भी बदलने लगा था। 2 साल बाद 1 नवंबर 1992 को स्टेपिना के माता पिता फिर से उस कमरे में गए और वहां कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटी। शाम के समय यीशु मसीह की एक तस्वीर अचानक उल्टी हो गई और जमीन पर गिर गई। जब उसकी मां ने उठाकर वापस रखा तो वह फिर से गिर गई। उसके पिता ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ से फिसल गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उन्होंने स्टेपिना की तस्वीर देखी तो उसमें सिर्फ उसका चेहरा जल रहा था, जबकि बाकी तस्वीर वैसी की वैसी थी। डर के कारण परिवार ने कमरे को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया। स्टेपिना की मां ने एक प्लम्बर को बुलाया और दरवाजे को पूरी तरह बंद करवा दिया। भारी सामान भी सामने रख दिया गया ताकि उसे कोई खोल ना सके। लेकिन उसी रात डरावनी घटनाएं और तेज हो गई। कमरे से तेज आवाजें आने लगी, चीजें गिरने लगी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह जब परिवार ने देखा तो दरवाजा खुला था, फर्नीचर बिखरा पड़ा था और कमरा पहले की तरह ही खुला हुआ था। परिवार को एहसास हुआ कि अब यह मामला उनके बस से बाहर है और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस रात वे जाने वाले थे, स्टेपिना की मां को सोते समय ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें दबा रहा है, जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो। वह हिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हिल सकी। डर के कारण परिवार ने 26 नवंबर 1992 को पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस को अपने अपार्टमेंट नंबर 8 से एक कॉल मिला जिसमें पैरानॉर्मल घटनाओं की जानकारी दी गई थी। इंस्पेक्टर जॉश नागरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा था। डर के कारण अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर नगरी 2 पुलिसकर्मियों और स्टेपिना के पिता के साथ घर के अंदर गए। जांच के दौरान उन्होंने स्टेपिना के कमरे में चीजों को अपने आप गिरते हुए देखा। बालकनी से अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यही घटना बाथरूम में भी हुई। अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। स्टेपिना के पिता ने पुलिस को बताया कि ये घटनाएं केवल रात में होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटे मैक्सी के कमरे में 2 बिस्तर थे। हर रात वे उस एक बिस्तर पर सुलाते, लेकिन सुबह तक वह खुद ब खुद दूसरे बिस्तर पर पहुंच जाता, बिना खुद हिले। पुलिस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने रात को घर में रुकने का फैसला किया। उस रात पुलिस वालों ने अपनी आंखों से वह सब देखा जो परिवार इतने दिनों से यह कह रहा था। मैक्सी अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अचानक वह हवा में उठा और दूसरे बिस्तर पर गिर गया। उसके कमरे में यीशु मसीह की तस्वीर भी उल्टी गिर गई। स्टेपिना के कमरे से आवाजें आने लगी और चीजें अपने आप हिलने लगी। यह सब देखकर पुलिस ने अगली सुबह 27 नवंबर 1992 को इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की। यह मामला प्रशासन को सौंप दिया गया और जल्द ही मीडिया में यह खबर फैल गई। पूरे स्पेन में जांचकर्ता, पत्रकार और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस घर की जांच करने आए। कई प्रयासों के बावजूद कोई भी इन घटनाओं का वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढ पाया। यहाँ तक कि मैड्रिड की आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा गया कि इस घर में होने वाली घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है।
उन्होंने लिखा कि उन्होंने खुद इन चीज़ों को अपने आप हिलते हुए तस्वीरों से, गिरते हुए और बच्चों को अचानक से बिस्तर बदलते देखा। इंस्पेक्टर ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट जमा कर दी। कई जांच के बावजूद विशेषज्ञ और शोधकर्ता रहस्यमय घटनाओं का कारण नहीं खोज सके। पुलिस ने औपचारिक रूप से कहा कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। यह मामला वेलेकस केस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस घटना को और भी डरावना बना दिया जब इस पर एक हॉरर फिल्म बनाई गई। कई दर्शकों ने बताया कि फिल्म देखते समय उन्हें अजीब महसूस हुआ और कुछ तो पूरी तरह फिल्म देख भी नहीं पाए। इस केस की खासियत यह थी कि गवाह सिर्फ परिवार और पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि कई जांचकर्ता, डॉक्यूमेंट्री निर्माता और स्पेन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से यह घटनाएं होते देखी। माता पिता ने जो भी कहा था वह सब कई भरोसेमंद गवाहों के सामने हुआ था। इस परिवार के लिए यह एक भयानक अनुभव था। आमतौर पर जब लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन सोचिए जब पुलिस ही कह दे कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और उनका सबसे अच्छा सुझाव यही है कि घर छोड़ दिया जाए। यह घटना स्पेन के सबसे डरावने और रहस्यमयी मामलों में से एक बनी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक ऐसा केस जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी मानना पड़ा कि यह कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। इस तरह वेलेकस केस इतिहास की एक अनोखी घटना बन गया, जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में एक अनसुलझी रहस्यमयी घटना के रूप में दर्ज किया गया।